ये कहानी है रामपुर नामक गांव में रहने वाली दो बहनों की। छोटी बहन का नाम अन्नू था और बड़ी बहन का नाम रजनी। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। अन्नू विमला की सगी बेटी थी, इसलिए विमला ने उसके लिए एक अमीर और ऊंचे खानदान में लड़का देखकर उसकी शादी करा दी थी, जबकि रजनी की शादी एक गरीब घर के लड़के से करा दी गई थी, क्योंकि रजनी विमला की सौतेली बेटी थी। बचपन से ही रजनी को हर बात पर यह आभास दिलाया गया कि वो विमला की सगी बेटी नहीं है। विमला के दिल में अपनी सौतेली बेटी के लिए माँ की ममता और अपनापन कभी नहीं रहा, और यही कारण था कि माँ और बहन के होते हुए भी रजनी का बचपन अकेलेपन और उदासी में गुजरा था। बेटी अन्नू, देख, तेरे लिए रेशम की साड़ी मंगवाया है मैंने। तेरे शरीर पर ये साड़ी बहुत अच्छा लगेगा। दुकानदार को और ऐसी ही 4-5 साड़ी के लिए बोल के आई हूँ। तो कुछ दिन और रुक जा यहाँ, वो साड़ी भी लेके ही जाना। वैसे भी तेरे जाने के बाद मुझे तेरी बहुत याद आती है। अरे माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं 2-4 दिन में फिर आ जाऊंगी। वैसे भी मैं तो अभी दिन भर तुम्हारे पास ही रहूंगी। आदित्य जी तो मुझे लेने शाम को आएंगे। पास ही रजनी उदास मन से रेशम की साड़ी को बड़े प्यार से देख रही थी। उसके मन में भी हो रहा था कि काश उसके लिए भी माँ की ममता होती और उसके लिए भी रेशम की साड़ी आई होती, लेकिन ये सब रजनी के भाग्य में कहाँ लिखा था। माँ मेरे लिए साड़ी नहीं लाई, सिर्फ अन्नू के लिए ही लाई हो। अरे रजनी, तू क्यों बीच में टपर टपर कर रही है? ज्यादा साड़ी पहनने का शौक है तो अपने उस गरीब पति से बोल की ला के दे। दूसरे के साड़ी को देखकर लालच मत किया कर। अपने माँ से ऐसी बातें सुनकर रजनी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो सब कुछ सहन कर लेती है। ठीक है माँ, मैं अब जा रही हूँ। श्याम जी ने बता दिया था कि वो मुझे लेने नहीं आ पाएंगे, उन्हें काम से छुट्टी नहीं मिल पाएगी। तुझे किसने रोक रखा है? जब तेरे पति ने तुझे जाने को कहा है तो चली जाना। वैसे भी तेरे रहने या ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी तू मेरी सगी बेटी है। माँ तो बिल्कुल सही कह रही है दीदी। वैसे भी तुम्हारे पति तो मजदूरी करते हैं। अगर वो मजदूरी छोड़कर तुम्हें लेने आएंगे तो फिर रात में खाना क्या खाओगी? उस गरीब मजदूर से भला क्या उम्मीद की जा सकती है? अच्छा रहेगा कि तुम अकेले ही चली जाओ यहाँ से। अन्नू, तुम मेरे पति के बारे में ऐसा मत कहो। वे भले ही मजदूरी करते हों, लेकिन दिल से वो बहुत अमीर हैं और मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है। रजनी की इस बात में गहरा आत्मविश्वास झलक रहा था। ये सुनते ही विमला को बहुत गुस्सा आ गया और उसने डांटते हुए रजनी को कहा, तेरी जुबान आजकल बहुत चलने लगी है रजनी। तू मेरी बेटी से ऐसे कैसे बात कर सकती है? अभी यहाँ से चली जा। तेरे पति तुझे लेने तो आएंगे नहीं, इसीलिए तू अकेले ही निकल जा, नहीं तो देर हो जाएगी। और हाँ, याद रखना, जब तक मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊंगी नहीं, यहाँ अपना मनहूस कदम मत रखना। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। आप अपना और बाबूजी का ख्याल रखना। रजनी ये कहकर उदास मन से अपने ससुराल की ओर निकल पड़ी। उसका ससुराल कुछ दूरी पर था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे कि वो किसी सवारी गाड़ी से जा सके। वो पैदल जा रही थी कि एक बैलगाड़ी वहां आकर रुकती है। अरे बेटी, इस चिलचिलाती धूप में सुनसान रास्ते में अकेले कहाँ जा रही हो? कुछ दूरी पर मेरा ससुराल है ताका, मैं वहीं जा रही हूँ। मैं अपनी माँ बाबूजी से मिलने अपने मायके गई थी, वापस अपने ससुराल जा रही हूँ। मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाओ बेटी, मैं भी उस तरफ ही जा रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रहने दीजिए काका, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। वैसे भी काका, आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे बेटी, तू तो ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कर। तू भी तो मेरी बेटी के समान है। चल, अब जल्दी से बैठ जा मेरी बैलगाड़ी में। रजनी बैलगाड़ी में बैठकर काका के साथ चल देती है। थोड़ी देर बाद हरीलाल काम करके वापस घर लौट आए। अरे रजनी की माँ, कहाँ हो तुम? देखो, मैंने बाजार से दोनों बेटियों के लिए कितनी खूबसूरत साड़ियाँ लेकर आया हूँ। बेटियां खुश हो जाएंगी साड़ी देखकर। हरीलाल की आवाज सुनते ही विमला बाहर आ जाती है और कहती है, मैं आपको सालों से समझा रही हूँ कि आप मुझे अन्नू की माँ बोला करिए। रजनी की माँ सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं किसी रजनी वजनी की माँ नहीं हूँ
और वो आपकी रजनी तो चली गई अपने घर। उस अभागी को उसका पति भी लेने नहीं आया था इसलिए वो अकेली ही चली गई। क्या? अकेली चली गई? अरे सरला, तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया? मैं तो बोल कर गया था कि आज रात घर में ढेर सारे मीठे मीठे पकवान बनाएंगे और सब मिलकर एक साथ बैठकर खाएंगे। फिर भी तुमने उसे नहीं रोका, और ऊपर से तुम उसे अभागी कहकर बुला रही हो। अभागी नहीं तो और क्या बुलाऊं उसे? पैदा होते ही अपने माँ को खा गई। अरे वो तो आपकी पहली पत्नी की बेटी है। मेरी बेटी तो अन्नू है। मैं भला कब से उस अभागी की माँ बन गई? किसी का भी नाम मेरे नाम से मत जोड़ दिया करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे भाग्यवान, मानता हूं कि रजनी तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है, लेकिन वो भी तो मेरा ही खून है। अगर तुम उसे थोड़ा सा माँ का प्यार दे ही दोगी तो तुम्हारा क्या घट जाएगा? बहुत उपदेश सुन लिया आपका। अब ये दोनों साड़ी मुझे दीजिए, अन्नू के थैले में इसे रख देती हूँ। और हाँ, अन्नू को लेने आज दामाद जी भी आने वाले हैं। जाइए पास के दुकान से घी, पापड़ और कुछ हरी सब्जी ले आइए, मुझे उनके लिए पकवान बनाने हैं। और फिर विमला हरीलाल से साड़ी का थैला लेकर अंदर चली जाती है। पता नहीं रजनी के साथ इसकी ये भेदभाव करने की आदत आखिर कब खत्म होगी। माँ, मैंने इनके लिए खीर और पूरी तैयार कर लिया है, अब बस सब्जी बनानी बाकी है। बाबूजी सब्जी लेकर आ गए हैं, तो चलो अब जल्दी से सब्जी भी बना लेते हैं। हाँ बेटी, तेरे बाबूजी बाजार से सब्जियां ले आए हैं। आज दामाद जी को खूब खिलाएंगे। आखिर बहुत दिनों बाद अपने ससुराल आ रहे हैं दामाद जी। विमला अपनी बेटी अन्नू के पति से बहुत प्यार करती थी, जबकि रजनी के पति को वो देखना भी नहीं चाहती थी। अरे बेटा, आओ आओ, घर में और सभी लोग ठीक तो है ना? रास्ते में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हाँ बाबूजी, घर में सब ठीक है, और आने में तकलीफ क्यों होगी? यहाँ तो सबको पता है कि हरीलाल बाबू के दामाद है हम। तभी वहाँ विमला भी आ गई। अरे दामाद जी, तुम आ गए, लेकिन इतनी देर कैसे हो गई बेटा? तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी आ जाओगे। मैं और अन्नू कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ जी, मैं जल्दी ही निकलने वाला था, लेकिन आने के समय कुछ ग्राहक आ गए, जिस कारण थोड़ी देरी हो गई। अन्नू कहाँ है माँ जी? वो दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा, अन्नू तुम्हारे लिए मीठे मीठे खीर पूरी बना रही है। कब से परेशान हो रही है बेचारी। अन्नू की माँ, तुम भी जाकर अन्नू के काम में हाथ बटा दो, ताकि जल्दी से दामाद जी के लिए भोजन तैयार हो जाए और समय से ये लोग घर के लिए रवाना हो सके, क्योंकि आजकल रात को सफर करना सुरक्षित नहीं है। ठीक है, मैं रसोई में जा रही हूँ, आप दोनों बात करिए। हरीलाल के कहने पर विमला रसोई के काम में हाथ बटाने वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद विमला और अन्नू ने अपने दामाद के लिए ढेर सारे पकवान सजा दिए और बोली, दामाद जी, आज आपके आने की खबर सुनकर आपके लिए ढेर सारा पकवान बनाया है अन्नू और मैंने। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, लेकिन रजनी दीदी और उनके पति दिखाई नहीं दे रहे हैं। अन्नू ने बताया था कि वो दोनों भी आने वाले हैं। क्या हुआ, वे दोनों नहीं आए? अपने पति की मुंह से ऐसी बातें सुनकर अन्नू और विमला बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। ये बात आदित्य को अजीब लगता है। फिर उसने अपने ससुर से बोला, क्या हुआ बाबूजी? अन्नू और माँ जी बिना कुछ बोले अंदर चली गई। कोई बात है क्या जो आप लोग हमसे छुपाना चाह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, कुछ काम होगा दोनों माँ बेटी को, इसलिए अंदर चली गई। अंदर ही अंदर हरीलाल को विमला के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन आदित्य के सामने उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर नहीं होने दिया। खाना खाने के कुछ देर बाद अन्नू और आदित्य माँ बाबूजी से विदा लेकर अपने गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ रजनी अपने ससुराल पहुंच चुकी है और शाम भी मजदूरी कर वापस लौट आया है। रजनी, आज मैं काम की वजह से तुम्हें लेने नहीं आ पाया। माँ जी और बाबूजी ने कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं जी, माँ जी और बाबूजी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं अकेली ही आ गई, क्योंकि उस समय बाबूजी बाजार गए हुए थे। और आप तो जानते ही हैं कि माँ और अन्नू के दिल में मेरे लिए थोड़ा भी प्यार नहीं है, क्योंकि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। भाग्यवान,
इन बातों को लेकर ज्यादा चिंता मत करो। भगवान के ऊपर भरोसा रखो। देखना, कभी ना कभी माँ जी और अन्नू तुम्हें खुद अपना लेगी। श्याम की बातें सुनकर रजनी भावुक हो जाती है। आप सही कह रहे हैं श्याम जी। मैं भी तो इसी आसरे के साथ जी रही हूँ कि कभी ना कभी मुझे माँ और बहन का प्यार मिलेगा और सब ठीक हो जाएगा। ये सब बातें छोड़ो रजनी। सेठ जी ने मजदूरी के पैसे दिए हैं और जब से तुम अपने मायके गई थी, घर का कोई देखभाल करने वाला नहीं था, इसलिए घर का सारा सामान भी खत्म हो गया है। एक काम करते हैं, कल हम दोनों साथ साथ बाजार चलेंगे और घर की जरूरत का सारा सामान ले आएंगे। ठीक है श्याम जी, लेकिन कल आपको काम पर नहीं जाना है क्या? अगर काम पर नहीं गए तो फिर कल का राशन कैसे आएगा? मुझे पता है भाग्यवान, लेकिन जब तुम घर पर नहीं थी तो मैंने ज्यादा समय तक काम कर लिया था ताकि घर पर तुम्हारे साथ समय बीता सकूं। और वैसे भी घर पर तुम्हारे बिना मन भी तो नहीं लगता। अब तुम आ गई हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर छोड़िए ये सब बातें। आप दिन भर काम करके आए हैं, थक गए होंगे। मैंने खाना बना लिया है। चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। भले ही सौतेली माँ ने रजनी के साथ भेदभाव करते हुए उसकी शादी एक गरीब लड़के से करा दी, लेकिन रजनी को श्याम के रूप में बहुत समझदार और बहुत प्यार देने वाला पति मिला था। गरीबी भरे इस जीवन में भी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। अगले दिन श्याम और रजनी साथ साथ घर के जरूरी सामान खरीदने बाजार आ गए। बाजार में सामान खरीदते खरीदते अचानक रजनी की नजर अपनी छोटी बहन और उसके पति पर पड़ गई। अरे अन्नू, तुम यहाँ? और आदित्य जी, आपसे भी कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। घर पर सब ठीक है ना? हाँ दीदी, आप लोगों के आशीर्वाद से सब ठीक है। रजनी दीदी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछिए आदित्य जी। दीदी, मैं कल अन्नू को लेने उसके घर गया था। अन्नू ने बताया था कि आप लोग भी वहां आने वाले हैं, फिर आप लोग क्यों नहीं आए? अरे आदित्य भाई, अब तुझे क्या बताऊं, हम मजदूरी करने वालों को ससुर के घर जाने की फुर्सत कहाँ मिलती है। एक दिन भी काम ना करें तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से रजनी दिन में ही वापस आ गई थी, इसलिए तुमसे मुलाकात नहीं हो पाई होगी। अपनी दीदी और जीजा के साथ अपने पति आदित्य को इस तरह बातें करते देख अन्नू को बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्साते हुए बोली, अरे दीदी, आप जिस काम से बाजार आए हो वो काम करो ना। क्यों बेवजह हमारा समय बर्बाद कर रही हो? आपको पता है ना कि मैं आपको देखना भी पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन आपको तो मेरा दिन खराब करने में मजा आता है। भला आप हमसे दूर कैसे रह सकती है? ऊपर से मेरे पति के साथ लंबी लंबी बातें किए जा रहे हैं। अन्नू की ऐसी तीखी बातें सुनकर रजनी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो समझदार थी, अपने बहन के स्वभाव को जानती थी। वो अन्नू को समझाते हुए बोली, अन्नू, तुम भला ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर तुम मेरी बहन हो ना, फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? बहन? बहन? तू कब से मेरी बहन हो गई भला? मैं बार बार बोलती हूँ, जबरदस्ती का रिश्ता मत थोपा करो मेरे माथे। बस अपने काम से मतलब रखो। अन्नू की बातें सुनकर रजनी को बहुत बुरा लगा। रजनी ने उसे कुछ कहे बिना अपने पति के साथ वहां से जाना ही बेहतर समझा और अन्नू भी अपने पति के साथ अपने रास्ते चल दी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर रजनी ने देखा कि कल जिस काका के बैल गाड़ी पर बैठकर अपने ससुराल गई थी, वो कुछ सूखी लकड़ियों का गट्ठर लेकर उदास बैठे थे। अरे काका, आप यहाँ? और काका, आप इस तरह उदास क्यों बैठे हैं? बेटी, अब तुझे क्या ही बताऊं। कल तुम जिस बैलगाड़ी में बैठकर आई थी ना, रात के समय कोई चोर उसे चुरा ले गया। अब घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। जंगल से कुछ सूखी लड़कियां काट कर लाया हूं, लेकिन अब गैस चूल्हे के जमाने में कोई इसे खरीद ही नहीं रहा है। तुम ही बताओ बेटी, अगर ये लकड़ियां नहीं बिकेंगी तो मैं घर के लिए राशन लेकर क्या जाऊंगा? यही सोच सोचकर मन बहुत उदास हो गया है। अरे भाग्यवान, ये काका कौन है? मैंने तो इन्हें पहचाना नहीं। श्याम जी, कल जब मैं घर आ रही थी तब इसी काका ने अपनी बैलगाड़ी में मुझे घर तक छोड़ दिया था और मुझसे पैसा भी नहीं लिया था। रजनी, इनकी ये लकड़ियां कोई नहीं खरीदेगा तो काका के घर में चूल्हा कैसे जलेगा?
इनकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हम लोग ऐसा करते हैं, अपने सामान से थोड़ा थोड़ा काका को दे देते हैं। कम से कम आज रात भोजन तो बन जाएगा इनके घर। श्याम जी, आपने तो बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी। चलिए, हम अपने सामान में से ही कुछ सामान इन्हें दे देते हैं। चाचा जी, आप चिंता मत करिए, आपकी लकड़ी जरूर कोई खरीदेगा। फिलहाल आप आज रात के लिए हमारे सामान में से कुछ सामान ले लीजिए। रजनी ने अपने थैले से कुछ सामान निकाला और काका को दे दिया। बेटी, तुम दोनों का दिल सच में बहुत बड़ा है। बेटा, जैसे तुमने इस गरीब की झोली भरी है, भगवान भी तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। अगर आज तुम लोगों ने मेरी यह मदद न की होती तो शायद आज मेरे घर पर सभी को बिना खाए ही रहना पड़ता। काका, ये तो हमारा फर्ज है। वैसे काका, अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर रजनी और श्याम अपने घर की ओर चल पड़े। वहीं दूसरी तरफ अन्नू का पति अन्नू से कहता है, अन्नू, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, गुस्सा तो नहीं करोगी ना? नहीं आदित्य जी, पूछिए ना, क्या बात है? अन्नू, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम अपनी दीदी से इतनी नफरत क्यों करती हो। सौतेली ही सही, वो तुम्हारी बहन तो है। तुम दोनों एक ही घर में साथ साथ पली बड़ी हो, फिर ऐसे दिल में अपने बहन के लिए नफरत पालना ठीक बात तो नहीं है ना? अरे आदित्य जी, आखिर आपके ऊपर कौन सा जादू कर दिया उस मनहूस रजनी ने? अब आप भी उस गरीब रजनी का पक्ष लेने लगे। आखिर आपने उस रजनी की बच्ची में ऐसा क्या देख लिया जो आप मुझसे इस तरह बातें कर रहे हैं? अरे भाग्यवान, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों ही बहन हो, और अगर तुम मिलजुल कर रहोगी तभी घर में खुशियां रहेंगी। आप इन फालतू की बातों में अपना दिमाग खर्च मत करिए आदित्य जी। मैं उस मनहूस गरीब को अपना बहन कभी नहीं मान सकती हूँ। आदित्य भले ही अमीर था, लेकिन वो अमीरी गरीबी में भेद नहीं करता था। वो स्वभाव से सीधा साधा, सरल और नेक इंसान था। शाम के समय हरीलाल अकेले चारपाई पर बैठे मन ही मन खुद से बातें कर रहे थे। पता नहीं भाग्यवान और अन्नू रजनी बिटिया से क्यों इतना नफरत करती हैं। सौतेली हुआ तो क्या हुआ, उन लोगों से पहले तो रजनी का ही अधिकार है इस घर पर। अब तो हद ही हो गया। भरी बाजार में भला अपनी बहन से ऐसा व्यवहार कौन करता है। अब ऐसे और नहीं चलेगा, मुझे श्याम से मिलकर बात करनी पड़ेगी। तभी विमला उनके पास आ जाती है और कहती है, अरे अन्नू के बापू, ऐसे अकेले अकेले बैठकर इतना क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं भाग्यवान, मैं सोच रहा हूं कि कल एक बार रजनी के घर होकर आऊं। उस दिन भी मेरे घर पहुंचने से पहले ही रजनी चली गई थी। जाते समय उससे बात भी नहीं कर पाया। श्याम जी से भी मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। हे भगवान, कितने स्वार्थी हैं आप। मैं कब से बोल रही हूँ कि जाइए अन्नू बिटिया से मिलकर आ जाइए। बाजार से कुछ कपड़े लाई हूँ, उसके लिए तो समय नहीं है आपके पास। कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल दे रहे हैं। और अब उस मनहूस के घर जाने का समय है आपके पास, जो जन्म लेते ही अपने माँ को खा गई। अन्नू की माँ क्यों मेरे से बेवजह झगड़ा कर रही हो? कभी तो बेटी की माँ बनकर सोचा करो। उस दिन भी जाने के समय रजनी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी, इसलिए सोच रहा था। खैर छोड़ो ये सब तुम्हें कहकर भी कोई फायदा नहीं। मैं आता हूँ बगल के रामदिन काका से मिलकर। सुना है उनकी तबीयत खराब हो गई है। इतना बोलकर हरीलाल वहां से चला जाता है। श्याम उदास मन से चारपाई पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी रजनी उसके पास आ जाती है। श्याम जी, आप आज अभी तक ऐसे ही बैठे हैं, क्यों, क्या हुआ? आज काम पर नहीं जाना है आपको? कल भी तो पूरा दिन घर का सामान खरीदने में ही बर्बाद हो गया। भाग्यवान, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और जब से मौसम खराब हुआ है काम भी नहीं मिल रहा है ज्यादा। लगता है कुछ दिनों तक मुझे घर पर ही रहना पड़ेगा। श्याम जी, लेकिन ऐसे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। कल जो राशन लिया था उसमें से आधा तो उस काका को ही दे दिया था हम लोगों ने। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ न कुछ उपाय कर लूंगा। श्याम जी, आप पर भरोसा नहीं करूंगी तो और किसके ऊपर करूंगी? आपके ऊपर पूरा भरोसा है मुझे। कोई बात नहीं,
अगर इन दिनों काम नहीं है तो आप थोड़ा आराम ही कर लीजिए। वैसे भी आप बहुत मेहनत करते हैं। मैं भी बगल वाले कुंती काकी के साथ जाकर किसी काम की तलाश करूंगी। आप आराम करिए, मैं चलती हूँ। घर का सारा काम बाकी है अभी। और फिर रजनी वहां से काम करने के लिए अंदर चली जाती है। उसी समय वहां हरीलाल पहुंच जाते हैं। अपने ससुर को अचानक अपने यहाँ देखकर श्याम को बहुत आश्चर्य होता है। अरे बाबूजी, आप यहाँ ऐसे अचानक? सब ठीक तो है ना? हाँ श्याम बेटा, उस दिन रजनी बेटी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। बहुत मन कर रहा था तुम दोनों से मिलने का। वैसे रजनी बेटी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? हरीलाल रजनी के बारे में पूछ ही रहा था कि उसी समय अपने बाबूजी की आवाज सुनकर वो बाहर आ गई। अपने बाबूजी को देखकर वो बहुत खुश हुई और बोली, अरे बाबूजी, आप कब आए और आप अकेले आए हैं? माँ को साथ लेकर क्यों नहीं आए? बेटी, उस दिन मुझे घर पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई थी और तू मेरे घर पहुंचने से पहले ही चली आई थी। तेरी बहुत याद आ रही थी बेटी, इसीलिए तुझसे मिलने आ गया। देखो, मैं तुम्हारे लिए आते आते बाजार से कुछ सामान भी लेकर आया हूँ। इतना कहकर हरीलाल सामान का थैला रजनी को दे देता है। बाबूजी, आप श्याम जी से बातें कीजिए, मैं आप दोनों के लिए पकौड़े छान कर लाती हूँ। इतना कहकर रजनी रसोई में चली जाती है। बेटे श्याम, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे बात करूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता था। मैं डर जाता था कि ये सब बातें जानकर तुम रजनी के बारे में क्या सोचोगे। अन्नू और उसकी माँ का भेदभाव रजनी के प्रति दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे लगता है कि अब हमें तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लानी पड़ेगी, नहीं तो सरला कभी भी रजनी को माँ का प्यार नहीं देगी। बेचारी को बचपन से ही जलील होकर जीना पड़ रहा है। हाँ बाबूजी, रजनी अक्सर अपने माँ और अन्नू के द्वारा किए बर्ताव को लेकर दुखी रहती है। कल भी बाजार में मिलने पर अन्नू ने रजनी को बहुत खरी खोटी सुनाया, लेकिन मैंने वहां कुछ नहीं कहा। आप सही कह रहे हैं, अब सब कुछ सबको बता देने में ही भलाई है। और वैसे भी अब कोर्ट का फैसला आने ही वाला है। वर्षों से मेरे जिस घर और जमीन पर उस लालची लाला ने कब्जा कर रखा है, वो अब वापस मुझे मिलने वाला है और अब मुझे अपने असली घर जाने का वक्त आ चुका है। कुछ देर बाद रजनी अपने बाबूजी के लिए खाना लगा देती है। बहुत बातें हो गई ससुर दामाद की। चलिए अब आप लोग खाना खा लीजिए। बाबूजी, आपके लिए मैंने प्यार से खीर और ये पकवान बनाई है। आप जल्दी से खाइए और खाकर बताइए कैसी बनी है। अरे बेटी, मैं अकेले कैसे खा सकता हूँ? तुम भी आओ ना, सब मिलकर एक साथ खाएंगे। ऐसा प्यारा समय कहाँ बार बार मिलता है। सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं और सोने चले जाते हैं। अगली सुबह घर के बाहर हरीलाल और श्याम चारपाई पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहां एक वकील आता है। श्याम बाबू, खुशखबरी लेकर आया हूं आपके लिए। ये लीजिए आपके जमीन और घर के कागजात। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और उस लालची लाला को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। इतना कहकर श्याम को एक लिफाफा पकड़ाकर वकील वहां से चला जाता है। देखा बाबूजी, मैंने बोला था ना, बहुत जल्द अब फैसला आने वाला है। अब रजनी को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। रानी बनाकर रखूंगा उसे घर में। चलो अच्छा हुआ बेटा, तुम्हें भी बहुत कष्ट झेलना पड़ा उस लाला के कारण। भगवान कभी भी अच्छे इंसान के साथ बुरा नहीं होने देते हैं। देर से ही सही, लेकिन इंसाफ जरूर करते हैं। ये तो खुशी की बात है बेटा। अब तुम्हारा सच घर में सबको बताएंगे। मैं तो आशा करता हूं बेटा कि जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो सरला और अन्नू भी रजनी को प्यार देने लगे और उसे बेटी और बहन के रूप में अपना ले। हाँ बाबूजी, मैंने भी रजनी को बहुत करीब से देखा है।
वो भले ही मेरे सामने जाहिर नहीं होने देती, लेकिन अपने मन में माँ और बहन के भेदभाव के कारण मन ही मन घूट घूट कर जी रही है। श्याम बेटा, मैं उसका बाप हूँ, मुझे सब पता है। रजनी बेटी को बचपन से ही इस भेदभाव भरी जिंदगी में जीना पड़ रहा है। इसी वजह से तो सरला ने उसकी शादी तुम्हारे साथ कर दी, ताकि रजनी को जिंदगी भर कष्ट झेलना पड़े। अच्छा बेटा, अब तुम और रजनी जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। सब मिलकर विमला और अन्नू को समझाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उन दोनों का हृदय परिवर्तित हो जाए। थोड़ी देर बाद हरीलाल, श्याम और रजनी को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। हरीलाल ने पहले ही अन्नू और उसके पति को भी घर पर बुला लिया था। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। रजनी के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या मुझे माँ का प्यार नसीब हो पाएगा? क्या अन्नू मुझे तभी अपने बहन के रूप में स्वीकार करेगी? तभी विमला बोलती है, अन्नू के बापू, आपने ऐसे अचानक सबको क्यों बुला लिया? अन्नू और आदित्य को बुला लिया ये तो ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी आफत पड़ गई कि इस मनहूस रजनी और उसके गरीब पति को भी यहाँ बुला लिया आपने? और ये लोग भी दौरे दौरे मुंह उठाकर पहुंच गए। सरला, तुम जो श्याम को गरीब गरीब कहकर उसे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती हो ना, आज उसी के बारे तुम लोगों को सच जानने की जरूरत है। अरे बाबूजी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप सीधे सीधे बताइए ना, आज इन गरीबों के जिंदगी में कौन सा चमत्कार होने वाला है? अन्नू, तुमने अपनी माँ के बहकावे में आकर अपनी बड़ी बहन को कभी भी इज्जत नहीं दिया। हद तो तब हो गई जब भरे बाजार में तुमने रजनी को उल्टा सीधा बोला। आज मैं तुम सबको श्याम की असलियत बताऊंगा। तब तुम लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि असली गरीब कौन है और असली अमीर कौन। हाँ तो बताइए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको बताने से। हम भी तो जाने आखिर क्या राज छुपा है आपके लाडले दामाद के बारे में। श्याम किसी गरीब घर का नहीं, बल्कि एक बड़े जमींदार का बेटा है। कुछ साल पहले इनके माता पिता चारों धाम की यात्रा पर गए हुए थे, लेकिन वो अब तक लौटकर वापस घर नहीं आए। श्याम जी ने उन लोगों को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक उन लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। और इसी का गलत फायदा उठाते हुए इनके पिताजी के खास मित्र रहे लाला ने लालच में आकर इनका सारा जमीन और घर भी हड़प लिया, और श्याम जी को इनके घर से भी निकलना पड़ा। लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब इनको सारा जमीन और घर वापस मिल गया है। हरीलाल की बातें सरला और अन्नू बहुत ध्यान से सुन रही थी। आज तक इस राज के बारे में हरीलाल या श्याम ने घर में किसी को नहीं बताया था। तुम दोनों हमेशा रजनी और श्याम को सबकी नजरों में गिराने की सोचते रहे, लेकिन उसकी लाचारी के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। रजनी भले ही मेरी पहली पत्नी की बेटी है, फिर भी वो तुम दोनों को अपनी माँ और बहन ही मानती रही। पर तुम दोनों ने उसे कभी वो प्यार नहीं दिया जिसका वो हकदार थी। खैर छोड़ो, दिल से नहीं तो कम से कम उसकी अमीरी देखकर ही सही। अब तो तुम दोनों उसे अपना मान लो। श्याम जी की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी। विमला और अन्नू को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। दोनों ने रजनी से दिल से माफी मांगी। इसके बाद पूरा परिवार फिर से एक हो गया और श्याम भी रजनी के साथ अपने असली घर लौट आया।